हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ओम में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 चल रहा है, जिसमें जो अध्याय 5 है जीवन की मौलिक इकाई की समरी आज आपके सामने प्रस्तुत है। ये विशेष रूप से ये समरी उन लोगों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि कम समय में अगर वो पूरा चैप्टर न पढ़ना चाहें तो केवल समरी से ही अपना काम चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इस समरी की ओर। इससे चलने से पूर्व फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं जीवन की मौलिक इकाई कक्षा 9 विज्ञान समरी में। तो पहला पॉइंट है, कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि कार्क क्या है। कार्क एक आपका एक ऐसा पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में यानी इन्हीं कार्क की कोशिकाओं में जो है कार्क से कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है, ये कोशिका क्या थी? आपकी मृत थी। तीसरा पॉइंट है, कोशिका लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ है छोटा कमरा, यानी कि एक छोटा सा जो कमरा है वो उसका अर्थ है। फोर्थ पॉइंट, सबसे पहले जीवित कोशिका का पता 1674 में ल्यूविन हॉक ने लगाया। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवित कोशिका का पता ल्यूविन हॉक ने लगाया और मृत कोशिका का पता रॉबर्ट हुक ने लगाया। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में लगाया। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्वेश्चन पूछता है 1831 में। अगला पॉइंट छठा है, कोशिका में तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें एक अंडा एक कोशिका है और उसमें हम जैसे अंडे को फोड़ते हैं तो एक तरल पदार्थ बहते हुए आपको दिखाई देता है, एक सफेद और पीला पदार्थ। उसमें ये तरल पदार्थ है, उसको हम क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कहते हैं। और जीवद्रव्य पुनः दो भागों में विभाजित है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक में। ठीक है, यानी कि जीवद्रव्य, जैसे हमने अंडा फोड़ा, अंडा फोड़ने के बाद वो द्रव बन गया, पूरा द्रव के रूप से बह रहा है, तो उसमें वो पूरा क्या है? जीवद्रव्य है। और अब जीव द्रव्य को पुनः विभाजित करेंगे, उसमें सफेद सफेद जो द्रव है वो आपका कोशिका द्रव्य है और जो पीला जो द्रव आपको दिखाई दे रहा है गोल जैसा, वो है केंद्रक। ठीक है, तो इसकी खोज जो है जे.ई. पुरोकंज ने 1839 ईस्वी में किया। ठीक है, जे.ई. पुरोकंज ने जीव द्रव्य की खोज की और जीव द्रव्य नाम दिया। ठीक है। सातवां पॉइंट से फ्रेंड्स देखिए, आगे सातवां पॉइंट आप देखिए, कोशिका सिद्धांत। देखिए कोशिका सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन कई बार पूछता है एग्जाम में। एम स्लीडन 1838, वो टी स्वान, ठीक है, 1839, ठीक है, ने कोशिका सिद्धांत ही दिया। अब कोशिका सिद्धांत है क्या? ये थ्योरी क्या है? यानी कोशिका सिद्धांत कहता क्या है? सभी सजीव कोशिका से, यानी विश्व में जितने भी सजीव चीजें हैं वो कोशिका के बने हुए हैं। ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं वो सभी सजीव हैं और वो सभी किसके बने हैं? कोशिका के बने हैं। यही कोशिका सिद्धांत है। ठीक है। आठवां आपका, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया विर्चू ने। ठीक है, 1855 ईस्वी में विर्चू ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने इसमें क्या ऐड कर दिया भाई? ऐसा उन्होंने ये कहा कि जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी नई कोशिकाएं बन रही हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही का परिणाम है या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है। पूर्ववर्ती कोशिका मतलब सबसे पहले एक कोशिका होगी, उसके बाद दो बनी, दो के बाद चार बनी, चार के बाद आठ बनी, आठ के बाद 16 बनी, 16 के बाद 32 बनी, 32 के बाद 64 बनी। तो यानी कि ये जो आगे बन रही है ये कोशिकाएं, ये पहले जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं उन्हीं के परिणाम स्वरूप बनी हुई हैं। तो ये कहने का उद्देश्य है आपका विर्चू का। ठीक है। आगे है आपका जो पॉइंट है आपका नौवां, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? मैक्स नॉल एंड अर्नस्ट रस्का। देखिए इलेक्ट्रॉनिक यानी कि विद्युत सूक्ष्मदर्शी की खोज, अब खाली सूक्ष्मदर्शी की खोज आएगा तो आपका जैकेरियस जेनसन ने की। दो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। 11th 11वां, एक कोशिका सिंगल सेल स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव है। यानी कि जैसे हम हैं, हम तो कई कोशिकाओं से बने हैं, हमारा जो शरीर है वो कई कोशिकाओं से बना है, जो बड़े बड़े पेड़ आप देखते हैं कई कोशिकाओं से बने हैं। लेकिन कुछ विश्व में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो केवल एक कोशिका के बने हैं, यानी एक कोशिका में ही संपूर्ण जीवन छुपा हुआ है। तो ये इनके उदाहरण कौन है? अमीबा। अमीबा केवल एक कोशिका बना है, एक कोशिका से ही अपना जीवन चला रहा है। पैरामीशियम एक कोशिका का बना है, एक कोशिका से अपना जीवन चला रहा है। बैक्टीरिया एक कोशिका बना है, पूरे जो है एक कोशिका से अपना जीवन चला रहा है। तो 12वां प्रश्न है, 12वां पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई ही देंगे। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका यानी कि जगत में जो संपूर्ण जो जीव है आपका, उसमें जो प्रत्येक कोशिका में 3 गुण अवश्य ही दिखाई देंगे। 3 गुण तो हर किसी कोशिका में होते हैं। ठीक है, चाहे विश्व की कोई भी आपके जो जीव उठा लीजिए, चाहे वो आपका पेड़ पौधे हों या आपका जंतु हो, वो 3 गुण उनमें हमेशा ही दिखाई देंगे। कौन कौन से? प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ठीक है। अगला पॉइंट है 13, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? ठीक है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है क्या? ये आपने देखा होगा, कोशिका है, कोशिका की सबसे बाहरी जो झिल्ली है उसी हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, है ना, या कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसी का ही एक और नाम है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। अब इसका नाम ये क्यों पड़ा कि यह नाम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को दिया गया है? इसका कारण क्या है? ये कुछ ही पदार्थों को अंदर वो बाहर आने जाने देता है। देखिए मेन इसलिए है, इसलिए वर्णात्मक इसलिए क्या, या चयनात्मक कह सकते हैं इसको। दूसरा है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। क्यों कहा है? क्योंकि कुछ ही पदार्थों को अपने यानी कि झिल्ली के अंदर बाहर आने जाने देता है, जबकि अन्य पदार्थों को ये उनकी गति को रोक देता है, उनको आने जाने नहीं देता। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कह सकते हैं, ये किसकी बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की कई बार प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में कि किसकी बनी होती है। तो फ्रेंड्स अगला है 14वां पॉइंट है विसरण। देखिए
किसी भी कोशिका से कि कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो उसके लिए हानिकारक होती है, उसको कोशिका से बाहर होना जरूरी है, और ऑक्सीजन का अंदर आना बहुत जरूरी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर होना और ऑक्सीजन का अंदर आना ये किस पे डिपेंड है, किसके कारण होता है, विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, विसरण के द्वारा जो है गैसों का यानी कोशिका के बाहर और अंदर जाना संभव हो पाता है। ठीक है, तो विसरण में क्या होता है, विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसी गैस का प्रभाव होता है। ठीक है, अगला है आपका जो है 15वां पॉइंट, जो है आपका देखिए 15वां पॉइंट, परासरण। परासरण किसे कहते हैं, देखिए परासरण क्या है, यह विसरण की ही एक विशिष्ट विधि है। परासरण जो है विसरण की ही एक विशिष्ट विधि है जिसमें जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होना अनिवार्य है। ठीक है, जो परासरण है वो विसरण का ही एक विशिष्ट विधि है। इसमें विशेष रूप से ये क्या चीज़ अनिवार्य है, जल के अणु होने चाहिए और दूसरा वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। इसी के द्वारा ही परासरण की क्रिया संपन्न हो पाएगी। 16वां पॉइंट आप देख रहे हैं, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, पौधों में। देखिए जीवों में, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, वहाँ पर केवल कोशिका झिल्ली है। पौधों में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, और कोशिका भित्ति पौधों में जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है 17वां, यानी कि जीन के बाद डीएनए बनता है और डीएनए के बाद क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम जो है, यानी कि जीन जो है क्रोमोसोम की एक इकाई है। ठीक है, यानी क्रोमोसोम में डीएनए होता है। ये क्रोमोसोम बने किसके होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और डीएनए किसका बना होता है, जीन का बना होता है। तो जीन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 17वां पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 18वें पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, 18वां पॉइंट है क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और डीएनए क्या है, देखिए इस अणु में, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अणु में डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की आवश्यक सूचना होती है। किसी भी कोशिका का निर्माण हो रहा तो बिना डीएनए के नहीं होगा। ठीक है, निर्माण, किसी भी कोशिका का निर्माण और संगठन होगा तो डीएनए के द्वारा ही होता है, और डीएनए की सूचना उसमें उसकी आवश्यक सूचना होती है उस डीएनए में, तभी उस कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, 20वां पॉइंट है, देखिए जीन क्या है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, यानी डीएनए की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। ठीक है, तो जीन, डीएनए के अंदर जीन होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है, ऐसे समझिए आप। 21वां, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि प्रारंभ की कोशिकाएं, जब विश्व आपका, जब धरती में सबसे पहले जो जीव आए थे वो आपके प्रोकैरियोटिक जीव थे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव थे, जैसे अमीबा है ना, तो पैरामीशियम है, आपका बैक्टीरिया है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है क्या, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली, जिसके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, दैट इज इंपॉर्टेंट, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, और यहाँ पर अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है, और यहाँ पर क्रोमेटिन पदार्थ बिखरा हुआ होता है। ठीक है, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक भी स्पष्ट होता है, और क्रोमेटिन पदार्थ भी होता है, बाद में क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाता है, कोशिका विभाजन के समय में क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग नहीं पाए जाते, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग पाए जाते हैं। 22वां पॉइंट है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःद्रव्यी जालिका। देखिए अंतःद्रव्यी जालिका यानी कि ये कोशिका द्रव्य में जो फैले हुए कोशिकांग है उनमें से एक कोशिकांग है अंतःप्रद्रव्यी जालिका, एक कोशिकांग है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है आपकी, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, राइबोसोम, देखिए इसका कार्य क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका या RER। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में खुरदरी क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम जड़े हुए होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। अब इन राइबोसोम्स में प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये प्रोटीन को, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्यी जालिका है, इस प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, अर्थात ये कोशिका द्रव्य में पहुंचाती है, केंद्रक तक भी पहुंचाती है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, एक नलिका के रूप में इस प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बसा हुआ लिपिड के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, दूसरा यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में सहायता करता है। ठीक है, अगला 23वां पॉइंट है आपका गाल्जी बॉडी कहते हैं अंग्रेजी में, और गाल्जी उपकरण, ये भी एक कोशिकांग है। ठीक है, ये कोशिकांग क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित जो पदार्थ हैं, यानी कि जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका में जो पदार्थ बन रहे हैं उनको गोल्जी उपकरण क्या करता है, उनको पैक करता है, उनको पैकेजिंग का काम। जैसे हम सामान, हमारे घर में सामान हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो पैकिंग करेंगे, तो पैकिंग करने वाले को बुला लेंगे, तो वैसे ही पैकिंग करने वाला है गोल्जी उपकरण। ठीक है, पैकेजिंग करने वाला। उसके बाद देखिए सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण करता है ये। ठीक है, और तीसरा इसका काम है लाइसोसोम का निर्माण करना। ठीक है, तीसरा काम इसका लाइसोसोम। लाइसोसोम भी आपका क्या है, कोशिकांग है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देख रहे हैं अगला 24वां लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है एक कोशिकांग है, ये इसमें मुख्य रूप से इस कोशिकांग में होता क्या है, पाचक एंजाइम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपके
पाचक एंजाइम होते हैं। इन पाचक एंजाइमों का निर्माण कौन करता है? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका द्वारा इन पाचक एंजाइमों का निर्माण होता है। एंजाइम और हार्मोन्स प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो एंजाइम है या आपका प्रोटीन है ना या आपका हार्मोन्स है, इनकी प्रकृति कैसी होती है? इनकी प्रकृति प्रोटीन प्रकृति की होती है। ठीक है, तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली इसलिए कहते हैं, लाइसोसोम का कार्य क्या है? पाचक एंजाइम होते हैं। ये जो है शरीर के अंदर आने वाले जो विषैले पदार्थ हैं, जैसे बैक्टीरिया, विषैले जीव हैं, बैक्टीरिया या विषैले चीज़ें हैं, उनका विघटन करता है, उनका पाचन करता है, उनको नष्ट करता है। ठीक है, उनकी सफाई करता है। तो जितने भी विषैले चीज़ हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं विषैले, जितने भी विषैले भोजन हैं, जितने भी आपके कोशिकांग टूटे फूटे हुए, वो सब लाइसोसोम में चले जाते हैं और लाइसोसोम उनका पाचन करके उनको वहाँ पर खत्म कर देता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जब उपापचय क्रिया, कोशिका सही ढंग से उपापचय क्रिया नहीं कर पाती तो वो कोशिका ही मृत हो जाती है। अब उपापचय क्रिया नहीं हो पा रही तो कोशिका जो है काम करना बंद करती है, तो कोशिका जो है वहाँ पर क्या हो जाती है? आपकी मृत हो जाती है, डेड हो जाती है। तो इस कंडीशन में लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम का तो कुछ, आप कोशिका ही मृत होगी तो लाइसोसोम क्या करेगा अंदर, है ना? तो क्या काम करेगा? तो लाइसोसोम ऑटोमेटिकली फट जाता है, आत्मघाती बम बन जाता है। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी कहते हैं। 25वां पॉइंट है, देखिए ये रेखा चित्र मैंने बनाया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं इसको। यानी कि देखो इसका कार्य क्या है, देखो कितने, ये दो अंगों से जुड़ा हुआ है, दो कोशिकांगों से, गोल्जी उपकरण से जुड़ा हुआ है, लाइसोसोम से जुड़ा हुआ। कैसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य है कोशिका झिल्ली का निर्माण। देखो कोशिका झिल्ली का निर्माण भी यही करता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर टूटेगा, यानी कि अंतःपर्दवी जालिका टूटेगा, तो गोल्जी उपकरण का निर्माण होता है। ठीक है, गोल्जी उपकरण का निर्माण होता है, तो गोल्जी उपकरण किसका निर्माण करता है? फिर लाइसोसोम का निर्माण करता है। और लाइसोसोम में एंजाइमों का निर्माण भी कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, 26वां है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। पहला पॉइंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, जो एटीपी ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है और यही एटीपी जो ऊर्जा देते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। ठीक है, एटीपी एक अद्भुत अंगक है, क्योंकि एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया एक अद्भुत अंगक है, यानी कि अद्भुत अंगक का मतलब एक कोशिकांग है। क्यों? इसमें डीएनए और राइबोसोम्स पाया जाता है। डीएनए और राइबोसोम जिसमें पाया जाएगा वो एक अद्भुत अंगक होगा, यानी कि अद्भुत जो है कोशिकांग होगा। डीएनए और राइबोसोम्स होने का मतलब क्या है? ये अपने जैसे एक प्रतिकृति बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना जैसा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। जैसे कोशिका एक कोशिका दूसरी कोशिका कैसे बन जाती है, दो कोशिका कैसे बना देती है? क्योंकि उसके अंदर डीएनए है, क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम्स है। ठीक है, अगला 27वां प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहते हैं। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड और ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड में आपका क्लोरोप्लास्ट होता है और इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल को पर्णहरिम कहते हैं। पर्णहरिम यानी हरा रंग होता है इसमें, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत लाभदायक है। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड में स्टार्च, तेल और प्रोटीन पाए जाते हैं, है ना? यानी कि क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड को हिंदी में वर्णी लवक कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड को हिंदी में अवर्णी लवक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिड जो लवक भी आपका एक अद्भुत जो है कोशिकांग है। इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए और राइबोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या पाया जाता है? डीएनए और राइबोसोम। डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाने का मुख्य कारण क्या है भाई? ये पाए जाएंगे तो प्लास्टिड अपनी जैसा एक प्रतिकृति बना सकता है, अपने जैसा लवक बना सकता है, अपना जैसा प्लास्टिड बना सकता है। तो लास्ट में आपका फ्रेंड्स हम चलते हैं 28वां राजधानी, फाइनल है, लास्ट है आपका राजधानी। राजधानी क्या होती है? रस धानियाँ, धानी मानी थैली, यानी कि रस की थैली। तो इस राजधानी में क्या होता है? ठोस और तरल पदार्थ की थैली होती है। पहला पॉइंट ये जो है ठोस और तरल पदार्थ की थैली है। दूसरा, इसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है। तीसरा, यानी कि जो पादप जो राजधानियाँ हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, जंतु कोशिका की अपेक्षा वो साइज में बहुत बड़े होते हैं और पदार्थ उनमें भरे होते हैं। वो पदार्थ कौन कौन से होते हैं? मैंने यहाँ पर डबल ए लिखा है, यानी अमीनो एसिड, शर्करा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। यही अमीनो एसिड बाद में प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड प्रोटीन की जो है क्या है? एक आपका एक इकाई है। ठीक है, उसके बाद एक कोश की जीव, जैसे हम अमीबा की बात करें, अमीबा में जो राजधानी होती है वो खाद्य पदार्थ के रूप में संचित रहती है, यानी अमीबा अपने राजधानी को खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करता है। उसके बाद आपका जो है एक कोश की जीव में H2O जल होता है। कुछ एक कोश की जीव में जो है राजधानी, एक कोश की जीवों की राजधानी में क्या होता है? H2O और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी कि जो शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत उपयोगी होता है। यानी कि कुछ जीव, एक कोश की जीव ऐसे होते हैं जो राजधानी का प्रयोग किस लिए करते हैं? यानी कि जल और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका जो है समरी, यानी कि चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स ये खत्म हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।